हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, करंट अफेयर में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं जो कि आपको गुस्सा भी दिलाएंगी, लेकिन गुस्सा दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत टीवी डिबेट देख लेते हैं, तो मालूम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, मिस्टर वर्मा। उनके सरकारी आवाज़ से जले हुए नोट मिले हुए हैं, कई बोरों में भरे हुए हैं, यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो जब कोई सिविल सर्वेंट भ्रष्टाचार करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग जब यह काम करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्यों उनके लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं, या हम ऐसे समझ लें कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम रिमूवल कहते हैं, या महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, वो कैसे काम करती है, उसको समझ लेते हैं। चाहे वो सीजेआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उसे हटाने की प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य डायमेंशन है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो समझना है हमें यहाँ पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है न्यायपालिका। हमारे देश में सरकार के 3 अंग बताए गए। मैं आपको पिछली क्लासेस में पहले इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। एक जिसे कहा जाता है कार्यपालिका, यानी कि सरकार। दूसरी होती है जिसे कहा जाता है विधायिका, जो विधान बनाने का, कानून बनाने का काम करती है संसद। और तीसरी होती है न्यायपालिका। कानून बनाते समय और कानून के क्रियान्वयन करते समय यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उसको ये ठीक करेगी। इनसे ये अपेक्षा की जाती है। इन दोनों से इनको अलग रखा गया है पूर्णतः। उन्हें निष्पक्ष रखा गया है, इनको किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसलिए ये विशेष हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल संविधान का जो 124 है, उसमें कहा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। शुरुआत में इसमें 5+1 की सीमा थी, यानी 5 अन्य जज होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा। समय समय पर इनकी सीमा बढ़ा दी गई है ना। आज की डेट में 34 या 35 है, वो आप चेक करके देख लेना। तो ये जो जज हैं, इनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो नाम तो राष्ट्रपति का आता है, लेकिन ये सब अपॉइंटमेंट वास्तव में कॉलेजियम नामक एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसके द्वारा ये नियुक्त होते हैं। ये कॉलेजियम प्रणाली विश्व की एक अनूठी प्रणाली है, जो सिर्फ भारत में व्याप्त है, कि न्यायपालिका के लोग अपने सदस्यों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। विश्व के किसी अन्य देश में ये नहीं होता है। खैर, इनका क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर थोड़ा-सा मैं प्रकाश डालूँगा, ज़्यादा नहीं, कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ, यहाँ मैं दोनों को साथ में ले लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी ले लेता हूँ, हाई कोर्ट को भी ले लेता हूँ। दोनों का यदि आप जज बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कोई परीक्षा पास नहीं करनी होती है, कोई एग्ज़ाम में बैठना नहीं होता है, कोई प्रीलिम्स नहीं होगा, कोई मेंस नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये लोअर कोर्ट में चलता है, जैसे सिविल जज बनना है, वहां पर तो परीक्षा होती है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ बस वकील होना आपके लिए अनिवार्य है। आप वकालत कर लो, कहीं से भी कर लो, उसके बाद कॉलेजियम चाहेगा तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। भारत के नागरिक होना चाहिए, ये बस इसके लिए जरूरी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या है कि हाई कोर्ट में कम से कम आप 5 साल तक जज के रूप में काम कर चुके हो, या आपने हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो। जज हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप ओवरऑल वकील हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। ऐसे ही हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी यही बात है कि आपने वकालत की हो, है ना। और एक और इसमें जोड़ दिया गया है कि क्या, कि राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, कानून का विशेषज्ञ हो, विधिवेत्ता, ऐसा व्यक्ति बन सकता है। ठीक, बन गया। अब इनको यदि हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो पहली बात आती है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को दबाव से मुक्त होकर के कार्य करने के लिए ये मजबूत बनाया गया है कि इनको नेताओं के दबाव में काम ना करना पड़े, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के जो लोग हैं वो चुन करके आते हैं, नेता होते हैं, तो उनसे ये मुक्त होकर के काम कर सके, इसलिए ये प्रणाली को काफी कठोर बनाया गया है।
इसे इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं, महाभियोग नहीं कहते हैं, इसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कह सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया कह सकते हैं, रिमूवल कहा जाता है। महाभियोग जो है हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अगेंस्ट में आता है। ठीक है, अब इनका मुद्दा था, ये जज साहब के सरकारी आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली हुई हैं, मतलब बोरियों में भरे हुए मिले हैं, कितने क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो सकती है, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अब प्रक्रिया क्या कहती है कि देखो आर्टिकल सुप्रीम जो 124 के अंतर्गत ही काम करता है, इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, वही हाई कोर्ट पर भी लग जाती है। कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा कि आर्टिकल 217 का क्लॉज 1B जो है वो काम करता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कैसे लगती है, वो कठिन है। इसका एक आधार बनाया गया है कि किसी भी जज को, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मतलब चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का अन्य जज हो, उन्हें प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये जो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं, इसके लिए बड़ा टफ प्रोसेस है। टफ प्रोसेस क्या होता है कि पहले क्या होगा, हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान के चलो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, या सीजेआई को हटाना है, या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना है, तो इसके लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू होगी वो क्या होगी कि देखो, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य वो एक प्रस्ताव देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। ये 3 सदस्य जो होंगे, जो कमेटी बनेगी, वो कौन कौन होंगे उनके बारे में समझ लो। अगर लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य होना चाहिए कम से कम, राज्यसभा में आएगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 50 सदस्य इसके लिए होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय समिति जो बनाई जाएगी वो कौन कौन होंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बनाता कौन है, सीजेआई बनाता है। अगर सीजेआई को हटाने के लिए लेकर के आ रहे हैं प्रस्ताव, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का प्रस्ताव है, तो इस समिति में सीजेआई नहीं रहेगा, कोई अन्य जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। और अगर अन्य जज को हटाने जा रहे हैं तो फिर सीजेआई इस समिति का मेंबर होगा। यदि हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने जा रहे हैं या हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर सीजेआई होगा। दूसरा मेंबर कौन होगा इस समिति का, तो दूसरा मेंबर जो होगा वो यहाँ पर होगा कि किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। जिसे हटा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग लाते हैं तो एक सदस्य तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसका सदस्य नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य जज को इसका सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेंबर कौन होगा, दूसरा मेंबर जो भारत में अन्य जितने हाई कोर्ट बने हैं उसमें से किसी का एक चीफ जस्टिस हो सकता है। और तीसरा सदस्य कौन होता है, तो तीसरा सदस्य जो होगा वो होगा एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक, अब यहीं पर समझ लो कि ये यदि जो हमारे जस्टिस साहब हैं, इन्होंने अभी आरोपों से तो साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है, घर में उनके नोट मिले हुए हैं, साजिश उनके खिलाफ हुई है। अगर इनके खिलाफ महाभियोग लाते हैं तो क्या होगा कि एक सदस्य तो सीजेआई हो जाएंगे, दूसरा किसी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस हो जाएगा। ठीक, और तीसरा कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये सीजेआई डिसाइड कर रहे हैं। अब ये समिति जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल होने के बाद फिर वह अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। रिपोर्ट सबमिट जब होगी तब होगा मतदान संसद के दोनों सदनों में, है ना। लोकसभा में वो मतदान किया जाएगा तो वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, यानी उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसी तरीके से ये राज्यसभा से भी पास होना चाहिए और यहाँ पर भी प्रेजेंट एंड वोटिंग का,
यानी कि उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होगा। पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर हटा देगा। किसको? यदि सीजेआई के खिलाफ था तो सीजेआई को हटा देगा, यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज के खिलाफ था तो उसको हटा देगा, यदि हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ था तो उनको हटा देगा। ये प्रक्रिया चलेगी ही संसद में। तो ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। ठीक, इस कठिन प्रक्रिया को रखने के पीछे यही कारण है कि ये माना गया कि कम से कम न्यायपालिका को दबाव में काम ना करे, स्वतंत्र होकर के काम करे, निष्पक्ष होकर के काम करे। तो बात बात पर नेता तो क्या होते हैं कि कभी भी उन्हें लगेगा कि मेरे हितों का उल्लंघन हो रहा है तो प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां अगर हम देखें बनती हैं कि जब हाईकोर्ट के जज के यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश पाया जाता है, तब लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी भी खुले तौर पर जांच होना चाहिए। एक ऐसा अधिकार मिला हुआ है भारत में न्यायपालिका को जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, यानी किसी भी पदाधिकारी को नहीं है, कि यदि आप उनकी आलोचना करते हैं तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनकी आलोचना करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर आपको गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ इनको ही मिला हुआ है। ठीक, ये प्रक्रिया काफी लंबी है। अभी तक कोई भी जज महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। पहला एक मामला आया था, वो आया था किस ईयर में? ईयर 1993 में, 1993 में, जस्टिस वी रामास्वामी पहला मामला था। इनके खिलाफ जो है मतदान, इसकी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जब वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस उस समय ज़्यादा मेजॉरिटी, तो ये प्रस्ताव जो था वो गिर गया था। दूसरी बार फिर आया था ईयर 2011 में, एक जस्टिस थे सौमित्र सेन। सौमित्र सेन, ये राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया था, उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इसलिए उनको हटाने की नौबत नहीं आई थी। ठीक है, फिर ऐसे ही हम एक नाम और लेते हैं, जस्टिस पीडी दिनाकरन का। पीडी दिनाकरन, सिक्किम हाई कोर्ट, 2011 में इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, महाभियोग लाने की बात की गई थी, तो बात आई थी, उसके पहले ही रिजाइन दे दिया था। ऐसे ही एक और जज साहब थे, उनके खिलाफ चला, तब तक उनकी महाभियोग तो नहीं आया था। ये एक शब्द और सुनते हैं कि इन हाउस जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने इन हाउस जांच प्रणाली है, वो उनकी सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली 199 के अंतर्गत काम करती है। आंतरिक वो जांच करते हैं। अब आंतरिक जांच के द्वारा अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, समाचार पत्रों में सुना कि ये कहा गया कि जो जिन जज साहब के यहाँ पर ये केस मिला है, केस की रिकवरी हुई है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से भेज दिया जाए। तो ये तो कोई पनिशमेंट जैसा तो लगा नहीं। ठीक, तो इसकी आलोचना भी की गई। बाद में फिर ऐसे हमें सुनने को समाचार मिले कि नहीं, वो ट्रांसफ़र इससे अलग प्रक्रिया है। एक तरफ हम फायर डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी सुना था कि नहीं, उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। तो बड़ा बिखरी उलझी सी चीज़ें चल रही हैं। दुनिया में हर तरफ, हर विभाग में न्यायपालिका चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। मगर हमारे घर में तो ये है, एक शॉर्ट में बात कर रहे थे, जैसे बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया जो है इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इन हाउस जांच जिन पर एक जज पर चल रही थी, इन हाउस जांच इतनी लंबी चली, उसके पहले ही वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्हें पूरा जो रिटायरमेंट के बेनिफिट है वो भी मिलते रहे। तो भारत में न्यायपालिका, आलोचकों का कहना है कि काफ़ी सशक्त है, काफ़ी पावरफुल है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक, एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ऐसे टॉपिक पर आपकी नज़र हमेशा होना चाहिए और इससे जुड़ी हुई चीज़ें डिटेल में आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आपके पीटी में और मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में काम आते हैं। तो अभी के लिए